हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का छठवां चैप्टर देखेंगे। और पिछले वाले वीडियो में मैंने पांचवा चैप्टर बताया था, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाकर मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हों या फिर स्टेट पीसीएस या फिर एक दिवसीय एग्ज़ाम या फिर नेट हो गया, अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए, आज के इस चैप्टर में हम छठवां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके पिछले वाले चैप्टर में यानी अध्याय 5 में मैंने बताया था कि क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, उसके बारे में मैंने विस्तार से आप सभी को बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम छठवां चैप्टर, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, को विस्तार से देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको भी हम देखते चलेंगे। तो देखिए, आप कॉपी पेन लेकर भी देख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। देखिए, आज से 3000 साल पहले जो है, राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए, यानी कि यज्ञ किया जाने लगा। और यज्ञ किए जाने के बाद राजा बनते थे। ठीक है, पहले अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो इसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से जो है वो युद्ध करना पड़ता था। देखिए, इसमें क्या होता था कि जो पहले राजा बनते थे उन्हें एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसमें ये होता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े को जो भी राजा रोकता था उसको फिर से जिसने घोड़ा छोड़ा है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध में वो हार गया तो ऐसा माना जाता है कि वो शक्तिशाली नहीं है। और मान लीजिए किसी ने घोड़ा रोका ही नहीं तो यही समझा जाता था कि वो शक्तिशाली नहीं है। अगर किसी ने घोड़ा रोक लिया तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। यही होता है अश्वमेध यज्ञ। देखिए, यज्ञ उस समय कई प्रकार के होते थे। जब हम और विस्तार से पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखिए हमें 3 प्रकार के यज्ञ देखने को मिलेंगे। पहला है अश्वमेध यज्ञ, जो मैंने आपको अभी बताया, बड़े राज्यों के लिए किया जाता था। दूसरा आपका वाजपेयी यज्ञ, जो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। और तीसरा जो है राजश्रेय यज्ञ किया जाता था। तो देखिए, जो वाजपेयी और राजश्रेय यज्ञ है वो आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है। वाजपेयी यज्ञ यानी शक्ति प्रदर्शन, जो कि आप 26 जनवरी के दिन देखते होंगे, 26 जनवरी के दिन देखते होंगे कि शक्ति प्रदर्शन का जो चीज़ें हैं वो की जाती है। और राजश्रेय यज्ञ जो आज आप देखते होंगे, शपथ ग्रहण, वो राजश्रेय यज्ञ अभी भी होता है। तो कुछ बस नाम बदले हैं, बाकी प्राचीन समय से ही ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, इनको आपको याद रखना है और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको आपको लिख लेना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यही होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जो कि मैंने बताया कि अगर कोई घोड़ा को जाने दिया जाता था तो इससे यही पता चलता था कि वो राजा शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए उस घोड़े को उसने जाने दिया। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे वर्ण। ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जो भी ग्रंथ हमें ऋग्वेद के बाद मिले हैं, देखने को मिले हैं, तो उन्हें हम उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में, यानी कि ऋग्वेद के बाद में जो भी चीज़ें ग्रंथ देखने को मिले हैं उन्हें हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, जिन्हें गंगा यमुना क्षेत्र में खासकर से रचा गया था। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उन्हें गंगा और यमुना क्षेत्र में रचा गया था। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ अब देख लेते हैं कौन कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब तीनों की रचना जो है वो ऋग्वेद के बाद हुई थी, इसलिए हमें इन्हें
उत्तर वैदिक ग्रंथ में रखते हैं। देखिए वेदों की संख्या 4 है, इसको आपको रट लेना है। आपसे एक दिवसीय एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और आपसे यूपीएससी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन देकर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद है तो अथर्ववेद है, ठीक है। पुरोहितों ने लोगों का 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण किन्हें कहते हैं, पुरोहित लोग थे। पुरोहित कौन थे, तो पुरोहित एक समुदाय समूह के लोग थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। तो पुरोहितों ने लोगों के 4 भागों में विभाजित किया था लोगों को, तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक आदि शामिल थे। उस समय यानी प्राचीन समय में जो है वो कई समुदाय थे जिसमें पुरोहित भी थे, आपके योद्धा, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक और आदि लोग इसमें सम्मिलित थे। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित था। जितने भी जो 4 वर्ण थे उनके लिए अलग अलग कार्य निर्धारित था। तो अब हम देख लेते हैं उनका कार्य क्या था। तो देखिए जो पहला वर्ण था आपका वो ब्राह्मण वर्ण था, ठीक है। इनका काम वेदों का अध्ययन या अध्यापन कराना और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। देखिए जो पहला वर्ण था आपका ब्राह्मण, तो उसमें उनका जो काम होता था, वे जो वेद होते थे इनका ये अध्ययन और अध्यापन कराते थे और इनके लिए उन्हें उपहार मिलता था यानी गिफ्ट मिलता था, ठीक है। दूसरा वर्ण आपका क्षत्रिय वर्ण था। इनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। जो उस समय क्षत्रिय वर्ण से लोग आते थे, इनका काम युद्ध करना था और जो भी लोग थे उनकी सुरक्षा करना इनका काम था, रक्षा करना, ठीक है। तीसरा वर्ण देख सकते हैं वैश्य या विश्व, जिन्हें विश्व भी कहा जाता है और वैश्य, ये तीसरा वर्ण है। इसमें कौन कौन से लोग आते थे, कृषक और व्यापारी लोग जो थे ये तीसरे वर्ण यानी वैश्य या विश्व वर्ण में आते थे। चौथा वर्ण क्षूद्र का था। इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था, यानी जो क्षूद्र वर्ण थे उनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या विश्व का सेवा करना था। ये चौथा वर्ण था, ठीक है। क्षूद्रों को कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। उस समय देखिए जो क्षूद्र यानी चौथे वर्ण से आते थे उनका जो है कोई अनुष्ठान नहीं करते थे। कोई भी अनुष्ठान करने की उनकी यानी यज्ञ वगैरह ये सारी चीज़ें करने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम जनपद देख लेते हैं। देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। देखिए अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं हिस्ट्री से तो भी आपको हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप आर्कियोलॉजी से देते हैं तब तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ही। तो इसलिए जो है एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन का अर्थ क्या होता है, तो जन का अर्थ होता है लोग। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन यानी कि जो लोग जहाँ बसते हैं उन्हें जनपद कहते हैं। महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जो पहले हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो राजा थे वो यज्ञ कराकर वो राजा बनते थे, तो जो अब यज्ञों को करने वाला राजा था केवल वह जन का अब राजा नहीं रह गया, वो पूरे जनपद का राजा माना जाने लगा। यानी कि जहाँ लोग बहुत सारे निवास करते थे उस स्थान को जनपद कहा जाता था और वहाँ का वो राजा अब होने लगा। पुरातात्वविदों ने कई बस्तियों की खुदाई की है जिसमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा एटा आदि प्रमुख हैं। देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई बस्तियों की खुदाई की है, ठीक है। और उसमें हमें क्या मिला है, उसमें हमें दिल्ली में पुराना किला और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में ही आपका है आदि प्रमुख जो बस्तियां हैं वो मिली हैं। तो देखिए इन बस्तियों के खुदाई से ही हमें चीज़ें ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग मवेशी व अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, जौ, दालें आदि फसलें उगाते थे। देखिए जब खुदाई होती है तो उनसे ही जो भी चीज़ें हमें वहाँ पर मिलती है उनसे ही हमें पता चलता है कि उस समय जो लोग बस्तियों में रहते थे वे जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, जौ, दालें आदि फसलों को वो लोग उगाते थे।
लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसमें कुछ धूसर और लाल रंग के बर्तन थे। देखिए उस समय के जो लोग थे यानी जो पुरातात्विद थे, इन्होंने जो पुरातात्विद हैं उन्होंने खुदाई से प्राप्त किया है कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसमें दो प्रकार के मुख्य रूप से हमें बर्तन देखने को मिले हैं, एक धूसर और दूसरा लाल रंग। कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं और इन बर्तनों में हमें कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। यानी चित्रित का मतलब होता है चित्रकारी किया जाता था, सरल रेखा हो गया या ज्यामिति आकृति की उन पे चित्रकारी की जाती थी बर्तन पर, तो उसे हम चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। तो देखिए अगर आप आर्कियोलॉजी से नेट वेट का एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत विस्तार से पूछी जाती हैं। बाकी आगे हम देखते हैं महाजनपद। अब हम देखते हैं महाजनपद। पहले जनपद हमने देखा, उसके बाद महाजनपद। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। देखिए जो पहले जनपद थे वो 2500 साल पहले अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हो गए, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए, तो उन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखिए अधिकतर उस समय की जो महाजनपदें थी, उनकी जो राजधानियाँ थीं उनमें किलेबंदी की गई थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा किस लिए किया गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था कि बाहर से कोई आक्रमण न हो सके और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी की थी। ठीक है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी शक्ति और समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। देखिए उनमें से कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, यानी ऊंची ऊंची दीवारें, प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर देते थे, जिससे यही पता चलता था कि वो काफ़ी समृद्ध हैं और शक्तिशाली हैं। देखिए ऊंची ऊंची दीवारें कौन खड़ा करेगा? जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति होगी वही तो खड़ा करेगा ना। तो इससे यही पता चलता है कि उस समय अपनी वो लोग समृद्धि को दिखाते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अब राजा सेना भी रखने लगे थे। अब जो राजा थे, यानी कि अब मान लीजिए कि जो ये दीवारों की उन्होंने जो किलेबंदी की थी, वहाँ पर रहने के लिए तो सिपाहियों की ज़रूरत होगी, तो वो जो राजा थे अब सिपाही भी रखने लगे थे जिनका भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था, यानी उन्हें आहत सिक्का दिया जाता था। देखिए जो पहले राजा थे वो आप सभी को मैंने ऊपर बताया कि पहले अनुष्ठान करके वे राजा बनते थे, उसके बाद धीरे धीरे वे जनपद के राजा बनने लगे, फिर उसके बाद महाजनपद के राजा बनने लगे और महाजनपद के राजा बनने के साथ साथ उन्होंने अपने जो भी राजधानी थी उनको किलेबंदी करना शुरू कर दिया और अब वो जो राजा थे वो सेना रखने लगे और सेना को भुगतान के रूप में वो आहत सिक्का देते थे। अब हम देख लेते हैं टैक्स यानी कर। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा उपहार पर निर्भर न होकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए जो महाजनपद के राजा थे पहले वो क्या करते थे? पहले आपको मैंने बताया, पिछले ऊपर मैंने बताया है कि जो पहले ब्राह्मण वर्ग में जो राजा थे वो क्या करते थे कि उनका काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन कराना और उसके लिए उन्हें जो है वो उपहार मिलता था। तो अब क्या होता था कि वो राजा जो थे वो केवल उपहार पर ही आश्रित न होकर अब वे टैक्स लेने लगे, यानी कर लेने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। देखिए फसलों पर भी कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया, क्योंकि उस समय अधिकांश जो लोग थे वो कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। तो इसको आपको याद करना है, आपसे नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि भाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा आपको कई 4 ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको इसको दिमाग में रखिए। तो देखिए 1/6वां भाग कृषि में जो टैक्स लिया जाता था और इसे भाग कहा जाता था, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था इसे भाग कहा जाता था। कारीगरों को श्रम के रूप में, पशुपालकों को जानवर या उत्पादन के रूप में, व्यापारियों को सामान खरीदने पर बेचने के रूप में, आखेटकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं के रूप में टैक्स चुकाना होता था। देखिए उस समय सबको टैक्स देना होता था, चाहे वह कृषक हो, चाहे वह कारीगर हो या पशुपालक हो।
कृषक पे तो टैक्स लगा ही था, यानी कृषि पे तो टैक्स लगा ही था, इसके साथ सभी पे टैक्स लगा था। उन्हें अलग अलग रूपों में जो है वो टैक्स को चुकाना पड़ता था राजा को। अब आगे हम देख लेते हैं कृषि में परिवर्तन, यानी उस समय कृषि में क्या परिवर्तन हुए। इस काल में, महाजनपद काल में, कृषि में दो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या। पहला बदलाव देखिए क्या हुआ। पहला परिवर्तन, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो पहले लकड़ी के फाल बनते थे अब वे लोहे के महाजनपद काल में बनने लगे। इससे क्या होगा, तो अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से खोदा जोता जा सकता है। यानी कि जो पहले लकड़ी के फाल थे, तो जो आप सभी को पता है कि ज़मीन बहुत, कहीं कहीं की मिट्टी बहुत कठोर होती है, तो उससे लकड़ी के फाल से जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जो लोहे का फाल आया तो उससे क्या हुआ कि बहुत आसानी से जुताई हो जाती थी। इससे कृषि उपज में बढ़ोतरी हुई। ठीक है। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया, अर्थात धान का पौधा लगाकर उनका रोपण किया गया। आज भी आप लोग देखते होंगे तो धान की खेती ऐसे ही होती है। पहले धान के पौधों को जो है वो रोपा जाता है, उसके बाद उन्हीं पौधों को निकाल कर अलग अलग खेतों में जो है वो ऐसे करके रोपा जाता है। तो आज भी आप लोग ये देखते होंगे। तो इससे क्या हुआ कि देखिए जो कम पौधे थे उनसे ज़्यादा फसलें तैयार होने लगी। यानी जो कम फसलें पौधे थे उनको एक एक मतलब ऐसे करके रोपा जाने लगा, तो इससे ज़्यादा फसलें तैयार हुई, यानी कृषि में बढ़ोतरी हुई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो महाजनपद काल में अब लोहे के फाल देखने को मिलने लगे जो पहले लकड़ी के हुआ करते थे। इससे क्या हुआ कि कृषि में जो है वो बढ़ोतरी होने लगी। अब हम सूक्ष्म निरीक्षण देख लेते हैं मगध का और बज्जी का, आगे हम देखेंगे। तो देखिए मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर जनपद में बात करें। आगे हम जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बस मगध के बारे में ही हमें पढ़ना है, तो मगध के बारे में ही देखते हैं। लगभग 100 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। देखिए लगभग 100 साल पहले मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और गंगा और सोम नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी जो नदियाँ थी वो यातायात के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। मगध एक हिस्सा जंगल भरा था। मगध का एक हिस्सा जंगल में भरा था और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थी। देखिए मगध कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण जनपद था, क्योंकि यहाँ पर एक हिस्सा वहाँ का जंगल भी था और इसी के साथ जो भी खदानें थी वहाँ पर मौजूद थी, जिससे क्या होता था, हथियार बनाने में भी काफ़ी उपयोगी होने लगी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे जब आएगा तो। ठीक है। बिहार में राजगीर में आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, जो आधुनिक राजगीर में है। पहले इसे राजगीर कहा जाता था। इसके बाद पाटलिपुत्र यानी पटना। आपसे देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है, और राजगीर का नया नाम क्या है, तो राजगीर है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है। लगभग 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विजय करना चाहता था, लेकिन पूरी सफलता नहीं की। देखिए आपने सिकंदर का नाम जरूर सुना होगा। सिकंदर जो कि मैसिडोनिया का राजा था, उसकी जो सपना था विश्व विजय करना, तो हालांकि उसने मगध पे जो है वो विजय नहीं कर पाया। ठीक है। आगे देखिए हम वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। वज्जी राज्य बिहार में था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। ये आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जो भी चीज़ें देखिए आपको अपने हिसाब से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लिख भी सकते हैं। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। वज्जी में हमें अलग प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है जिसे संघ या गढ़ कहा जाता है। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वज्जी में देखिए ऐसा नहीं होता था कि कोई एक ही राजा रहा, इसमें कई शासक होते थे और कभी कभी ऐसा होता था जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राजा ही कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर जो दोनों लोग थे वे गढ़ या संघ से ही संबंधित थे। ठीक है।
बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। बज्जी संघ का जो है वर्णन कहाँ से लिया गया है, तो दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अब आपसे देखिए एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दीर्घ निकाय किस ग्रंथ से, आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बौद्ध, जैन आदि बहुत सारे जो भी धर्म हैं, जो भी ग्रंथ हैं आपके दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है या हिंदू कौन सा ग्रंथ है, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये दीर्घ निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, यानी जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है। क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है और चैप्टर 6 में जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनको हम अब यहाँ पर देख लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, ठीक है। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, ठीक है। इसके बाद सिकंदर का आक्रमण 2300 साल पहले। गड़िया संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले। देखिए तो ये आपका तीसरा चैप्टर आज 6वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से जो भी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट लगे उसे आप ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि बाद में आप केवल व केवल रिवीजन कर सकें। और देखिए एनसीईआरटीज़ को बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि उस समय हमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो इसलिए देखिए नोट्स बनाया जाता है, और आप लोग भी नोट्स बनाइए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा या कम रहता है। अगर आप यूपीएससी का मान लीजिए एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एक दिवसीय एग्ज़ाम देंगे तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। यहाँ तक कि आपके नेट के एग्ज़ाम में भी ये सब देखने को मिलता है। अगर आप नेट हिस्ट्री से देते हैं तो भी ये चीज़ें मिलती है देखने को। अगर आप आर्कियोलॉजी से देते हैं तब तो और भी ये जो एंशियंट का पार्ट है वो और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बाकी आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर आप बता सकते हैं कि क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। जो भी चीज़ अगर आप बताना चाहें तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।